अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? टीम में बताते रहना साथ साथ। चलो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 जरा काइंडली 5 से होगा, इसको जरा कंप्लीट करवा दें यार। क्वेश्चन नंबर 3 5 से हो रहा था, इकट्ठे हो जाए सारे। जी जज़ाकल्लाह उमर सर, आपको भी जुमा मुबारक हो। काइंडली जरा इकट्ठे हो जाए सारे, जरा जहन में लें। कल वाला रिवाइज किया जो पढ़ा, वो भी ये मैसेज किया करिए। जी आतिफ अब्बास साहब, बाद में बात करते हैं। वो भी ये वाला मैसेज जरा याद रखा करो, दुरूद पाक में। चलो बेटा काइंडली फाइफो बेसिस पे जरा स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कल हमने वेटेड एवरेज से डिस्कस किया है। अगर यही क्वेश्चन एग्जामिनर फाइफो से पूछ रहा है तो कैसे करेंगे? स्टार्ट लें। सबसे पहले बड़े स्कोपिंग वगैरह हमने लिख लिया था, इसके ना बस मेरे रिक्वेस्ट ये है कि एक दो स्टेप्स ध्यान से सुन लें, ये जरा कंपैरेटिवली इजी है, इसमें कम वर्किंग्स करनी पड़ती हैं। ये पेन जरा देखना है, पेन का क्या issue है? यस बेटा, एक मिनट जरा, एक कांडी जरा। हाँ, अभी दोबारा ठीक है। परपेचुअल वेटेड एवरेज अगर है, ठीक, तो डेट वाइज सीक्वेंस में अरेंज करनी चीजें। कैसे? एक स्टेप और देखें, दोबारा सुना। 1 जनवरी पे ओपनिंग स्टॉक था, फिर पहली ट्रांजैक्शन है 6 जनवरी पे परचेजेस की। क्वांटिटी परचेज्ड है 15,000, रेट है 150, टोटल हो जाएगा ये 22500000। अब जो डिफरेंस है वो कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा। वेटेड एवरेज में क्या करते थे, इन्हें कंबाइन करके 10,000 जमा 15,000 और फिर इसका एक रेट निकाल लेते थे। फाइफो का बेटा है तो सिंपली इस तरह से करना है, 10,000 यूनिट्स 148 वाले रेट पे हैं और 15,150 वाले रेट पे हैं। देयरफॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्योंकि हिसाब रखना पड़ता है, इसके 10,000 अलहदा रहेंगे, वो उसी रेट वाले। इसका मतलब अभी भी पड़े हैं पुराने, और मतलब सिंपली ये है कि फर्दर 15,000 यूनिट्स और आ गए हैं 150 वाले, और 2250 उनकी अमाउंट है। वेटेड एवरेज में क्या करते थे, कंबाइन करके एक रेट निकाल लेते थे। लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में सिंपली क्या करना है, आपने अलग अलग से बैलेंसेस लिख लेने हैं क्योंकि इनके रेट सेम नहीं है। बात समझ आ गई? काइंडली पहले बता दें। मसला अब आपके स्टोर रूम में दो तरह के यूनिट्स अवेलेबल हैं, कुछ 148 वाले भी पड़े हैं और 150 वाले भी हैं। इनको मिक्सअप करेंगे तो वेटेड एवरेज बन जाएगा। लेकिन अगर इन्हें अलग अलग फाइफो है तो अलग अलग रखेंगे। 148 वाले एज इट इज अभी हैं, 1 जनवरी से 6 जनवरी तक भी हैं, लेकिन उसमें फर्दर इंक्लूड हो गए हैं। इंक्लूड मींस अब बैलेंस में 15,000 यूनिट्स जो हैं वो 150 वाले भी पड़े हैं। यहाँ तक कंप्लीट कर लें, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यहाँ तक लिख के जरा इकट्ठे हो जाए, ठीक है? जिन्हें क्लियर है तो रहने दें।
जब आप लोग लिखेंगे तो जरा बता दीजिएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में फिर ये इसमें हिसाब रखना पड़ता है कि जो पहले पड़े थे वो सेल हुए। तो अभी क्योंकि सेल नहीं आई है तो सेल में फिर मैं दिखाता हूँ कि इन्हें अलग रखने की वजह क्या है। एक तो वजह डेफिनेट ये है कि इनके रेट्स डिफरेंट है। कंबाइन अगर कर लेंगे तो वेटेड एवरेज है, अलग अलग रखना पड़ेगा आपको फाइफो में, क्योंकि जब भी कभी कोई बिकेगा यूनिट तो फिर आपको कंसिडर ये करना पड़ेगा कि पहले वाले पहले बिके हैं। तो पहले वाले कौन से हैं? 10,000 यूनिट्स 148 वाले। जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब 15,000 वाले में से बचेंगे, फर्दर बिकेंगे। तो इसलिए इनको फिर अलग रख लें। लेकिन एक स्टेप अभी कैंडी और जरा रह गया है, वो मैं जरा पहले दिखा दूं आपको, फिर आपको इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। तो 10 जनवरी, एक सेकंड देखें, अपना डाटा देखने क्वेश्चन का आपने, प्लीज साथ साथ रहिएगा। प्लीज क्वेश्चन देखें गौर से आप लोग, आपके पास है फिगर्स। अब इस वक्त बेटा आप देखेंगे तो 10 जनवरी को 18,000 यूनिट्स की सेल हुई है। उसके सामने जो रेट लिखा हुआ है रिकॉल कीजिएगा सेम में, वो बेटा है सेल रेट। लेकिन यहाँ वंस अगेन जो सेल वाले कॉलम में जो अमाउंट है, चाहे फाइफो है या वेटेड एवरेज टेबल जैसे भी बन रहा है, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है 18,000 यूनिट सेल हुए हैं। तो 18,000 अब कौन कौन से वाले सेल हुए होंगे गौर से देखें। इस ट्रांजेक्शन से पहले 10 की हमारे पास दो तरह का स्टॉक अवेलेबल था। तो 18,000 में पहले 10,000 वाले सेल हुए होंगे। क्यों? अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई हो रहा है। Therefore 10,000 का रेट 148 होगा। लेकिन टोटल सोल्ड कितने हैं? 18,000। तो इसका मतलब इस 15,000 में से बाकी फिर 8,000 सेल हो गए होंगे एट द रेट ऑफ 150, और बैलेंस में 10,000 सारे बिक गए हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और 15,000 में से अगर 8,000 सेल हुए हैं क्योंकि टोटल 18 है, तो बाकी 7,000 यूनिट्स आपके 150 वाले बच जाएंगे, विच मींस कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1050 हो जाएगा। और 8,000 इंटू 150 मीन्स ये रुपीज हो जाएंगे। इट मींस इस केस में 18,000 यूनिट्स की अगर आपने टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करनी है तो 14 लाख 80,000 प्लस 12 लाख ऐड करके ये फिगर बनेगी। सबको पहले बता दें, ब्रेकअप समझ आ गया ये सारा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैंने अप्लाई किया है। कोई इशू है तो पूछ लें, वरना फिर नोट कर। तो कंपैरेटिवली जरा सिंपल है फाइफो, इसमें उस तरह से वर्किंग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह वेटेड एवरेज में है। ये खाली नोट कर लें। नहीं बताया तो मैं अभी। जी इस वक्त मैं खुद से खामोश हूँ, आप लोग काइंडली कंप्लीट करें। सर ये 18,000 यूनिट सोल्ड है सर। बैलेंस में अगर देखेंगे तो 10,000 यूनिट्स पड़े हैं और 15,000 यूनिट्स भी पड़े हैं। 48 के हैं और 15 150 वाले हैं। 18,000 यूनिट्स अगर बिके हैं तो फर्स्ट फर्स्ट आउट अप्लाई करें। सबसे पहले कौन से खरीदे गए थे? नहीं चल रही, लाइव क्लास लगी हुई है। सॉरी ये लाइव क्लास लगी हुई है यार। चेंज कर लो क्या? ठीक है, बताइएगा।
बात बात ये हो रही थी कि 18,000 यूनिट सोल्ड है, लेकिन मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कर रहे हैं, तो बैलेंस में अब पड़े कौन कौन से हैं? 10,148 वाले, 15,150 रेट वाले। तो 18,000 यूनिट्स जो सेल हुए हैं उसमें पहले कौन से फिर सेल हुए होंगे? जो पहले खरीदे होंगे, और क्योंकि 18,000 बिके हैं तो 10,000 तो फिर सारे सेल हो गए होंगे। 15,000 में से फिर बाकी 8,000, टोटल 18,000, देयरफॉर फिर 7,000 में से रिमेनिंग बच गए होंगे। जी बेटा ठीक है, सबका क्लियर है? जी माय डियर, उसके बाद जरा आगे बढ़े अब जरा 16 जनवरी। 16 जनवरी कुछ नई नई चीजें आनी है, साथ साथ रहेगी जरा। 16 जनवरी को बेटा दोबारा परचेज है, इसलिए इसका इशू नहीं है, सुनते रहिएगा गौर से। 13,000 अब चीजें रिपीट होनी है, 160, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 208000। बैलेंस में अगर आप आएंगे गौर से देखें तो बेटा इस परचेज से पहले 7,000 तो पहले से पड़े हैं, तो वो तो इस दिन भी पड़े होंगे क्योंकि फर्दर कोई सेल नहीं हुए 7,000 10 से लेकर 16 के दरमियान दरमियान। लेकिन आफ्टर दिस परचेज 13,000 वाले यूनिट्स अलहदा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि उनका रेट डिफरेंट है, 2080। तो परचेज करने से आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा और फिर जब सेल करेंगे तो ऑब्वियसली आपका बैलेंस कम हो जाएगा। अब ठीक है बात, क्लियर है सारा? ये कहीं नोट करना। ये अगर रेट सेम है तो ऐड किया जा सकता है। 18 जनवरी देखिएगा माय डियर, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें, रुक रहे हैं। एक नई चीज आ रही है, परचेज रिटर्न है सर, परचेज रिटर्न फुल कंसंट्रेट कैसे लिखूं? 1,000। अच्छा बेटा, ये जो परचेज रिटर्न होती है ये सप्लायर उसी रेट पे लेगा चीजें अपनी वापस, जिस चीज पे जिस रेट पे उसने बेची हैं। तो 150 वाला ये रेट दिया हुआ सवाल में, 150 वाले में से रिटर्न हुई है, इट मींस 1,50,000 रुपीज की रिटर्न है। गौर से देखिएगा, ब्रैकेट ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि गुड्स कम हो जाएंगी। कहां से लेस करूं? 7,000 यूनिट्स पड़े थे 150 वाले, तो देयरफॉर 1,150 में से अगर रिटर्न हो गए 1,000, अगर 7,000 वाले 150 वाले रिटर्न हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे? 6,000 एट द रेट ऑफ 150 रुपीज, विच मीन्स 9 लाख। और इसका मतलब ये हुआ कि 13,000 वाला जो बैलेंस पड़ा है तो एज इट इज दोबारा आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? पहले बताया करें, कर ली पहले बता दिया करें, सारे को कंफ्यूजन है तो फिर लिखा करें। कर ले नोट, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछा करें, साथ साथ रहा करें प्लीज। बेटा ये कैसे हो सकता है कि चीजें पड़ी ना और रिटर्न हो जाए? मिस्टर उमर मुझे भी बताइएगा जरा। ये कैसे पॉसिबल है कि चीजें वो पड़ी ही ना हो जो वापस हो जाएं? तो क्या उस रेट वाली चीजें पड़ी होंगी जो आपने वापस की हैं? हाँ बेटा ये जरूर हो सकता था। एक मिनट जरा रुकिएगा जरा सारे, जस्ट 1 मिनट, जरा एक डिफरेंट एंगल से बात सुना जरा। फर्स्ट करे वो कहता ये 160 वाले वापस हुए हैं, तो हमारे बैलेंस में 160 भी था। एक सेकंड सुनिएगा जरा, कंसंट्रेशन जरा। अगर ये 160 वाले यूनिट्स में से कोई 1,000 रिटर्न हुए होते तो फिर बड़ा मेरा
7,000 यूनिट्स का बैलेंस एज इट इज आता और 13,000 यूनिट्स में से 1,000 अगर रिटर्न हुए तो फिर 12,000 रह जाते। ऑब्वियसली फिर कैलकुलेशन चेंज हो जाती, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर वही है जो हमने पहले किया है। ये बात समझ आ गई? अगर 160 वाला रिटर्न हुआ होता तो फिर रादर देन हम 7,000 में से लेस करते, फिर ऑफ कोर्स हम 12,000 में से लेस करते। ये हुसैन को क्वेश्चन में दिया हुआ, ये 160 को फिर डेफिनेटली 1,000 से मल्टीप्लाई करते माय डियर। जी हुसैन साहब ठीक है, इस फिगर को भी 160 हो जाना था। तो अगर रिटर्न्स हो रही हो, फाइनल जरा कर ले अपने जहन में, अगर रिटर्न्स हो रही हैं तो FIFO मेथड में आप कहां से लेस करेंगे? जहां से रिटर्न्स हो रही हैं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाऊं, रीजनली जो हमने सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 का रेट है, इट मींस 150 में से 150 वाली परचेज में से 1,000 अगर वापस हुए हैं तो रिमेनिंग रह जाएंगे 6,000 यूनिट्स और 13,000 वाले एज इट इज रहेंगे। उसका इस परचेज रिटर्न से कोई उसमें इस परचेज रिटर्न से कोई रिडक्शन नहीं आएगी और रिमेनिंग अमाउंट सेम आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? बेटा 180 वाले इस बेटा कुछ काइंडली थोड़ा सा तो मेरा मेरा भाई सोचा तो करें वजाद वाहिदुल्ला साहब, इस वक्त अगर 148 वाले है ही नहीं तो वो रिटर्न कैसे हो सकते हैं? कोई मुझे भी बड़ा एक तरीका तो बता। जी ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ। मिस्टर वाहिदुल्ला, इस वक्त बैलेंस में एक 150 वाला पड़ा है और 160 वाला पड़ा है, तो काइंडली मुझे कोई हेल्प कीजिएगा जरा कि ये कैसे हो सकता है कि 140 वाला 148 वाला आप रिटर्न कर दें। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह क्वेश्चन देगा हुसैन, आपने क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंगली करना। क्वेश्चन हुआ करेगा, आपने क्वेश्चन के मुताबिक करना। जी मैं डियर, उसके बाद एक नई चीज और देखिएगा, बल्कि नई तो नहीं शायद कहना जी, 25 पे सेल है, देखना है गौर से। कितने यूनिट्स की अब सेल नजर आ रही है आपको? कितने यूनिट्स की सेल है? 25th वाले दिन कितने यूनिट्स की सेल है? 12,000 यूनिट्स की। तो 12,000 यूनिट्स का ब्रेकअप फुल कंसंट्रेशन से माय डियर देखिएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई होना है, यूनिट्स 12,000 है लेकिन इकट्ठा नहीं लिख सकते हम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले 6,000 वाले बिके होंगे एट द रेट 150 कॉस्ट ऑफ सेल आनी है यहाँ से, और फिर गौर से देखें 12,000 में से 6,000 अगर पहले 150 वाले बिक गए हैं तो 6,000 और बिकेंगे। कौन से वाले? लेकिन अब 160 वाले। और देखो स्टॉक में कितने बचेंगे? 13,000 में से 6,000 लेस करके 7,000 बचेंगे। किस रेट वाले? 160 वाले। अप्लाई 5 तो 9 लाख पहली अमाउंट हो जाएगी और 6,000 इंटू 160 से आई थिंक 960 हो जाएगी। फिगर्स बार मेरी चेक किया करें आप लोग सॉल्व करके, और 7 इंटू 160 करके 11200000 फाइनल होएगा। देख लें, क्लियर है सारा? ठीक है, फिगर्स भी ठीक है लेकिन साथ साथ काइंडली तरफ देखते जाना। कोशिश करें अपनी क्वेश्चन साथ साथ वाइंड अप करें मेरे, फिर मेरे लिए भी जरा मुश्किल हो जाता है रिपीट करना अगर आप आगे जाके पिछले क्वेश्चंस पूछेंगे। साथ साथ रहें प्लीज। 28 जनवरी देखें बेटा, ये भी देखें गौर से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई होता रहना आप। जनवरी ड्राइंग्स हुई हैं, तो सबसे पहले तो वही ड्राइंग्स को किस कॉलम में लिखेंगे? परचेजेस में से लेस करेंगे 2,000। अब बेटा जब ड्राइंग्स हुई हैं तो स्टोर रूम में यूनिट्स पड़े कितने थे हमारे?
7,000 ही सिर्फ पड़ा था बैलेंस में, देयरफॉर ऑब्वियसली ओनर कहां से उठा सकता है, इन्हीं 7,000 में उठाएगा, देयरफॉर 160 रेट हो गया, मींस 2,000 into 160 320 हो गया, और 320 अगर लेस हो जाए तो रिमेनिंग स्टॉक में यूनिट्स कितने रह जाएंगे, प्लीज 5,000 उसी रेट वाले, और 160 into 5,000 इज इक्वल टू 8 लाख। ठीक है, लिख लें, सब कुछ समझ आ गया प्लीज। देन बेटा आगे फिर देखें, काम और आ रहा है 29 को, वैसे 29 को तो परचेज है, खुद से लिखें जरा, मैं भी लिखता हूँ आप भी लिखें। 29 पे फर्दर 10,000 यूनिट्स परचेज एट द रेट 140। बैलेंस में अगर जाएंगे आप तो 5,000 एट द रेट ऑफ 160, ये एज इट इज है 8 लाख वाले, वंस अगेन उनका रेट डिफरेंट आ रहा है, नए का जो है, तो 10,000 into 140 एट द रेट ऑफ 14 लाख। रेट सेम हो रहा है बेटा, तो ऑफ कोर्स हमें फिर सेग्रीगेशन रखने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब रेट्स डिफरेंट है, तो फिर रादर देन कि आप उन्हें इकट्ठा करें, अलग अलग हो जाएगा। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई होना मिस्टर शेरा। ये धीरे इकट्ठे हो गए, प्लीज बता दीजिएगा सब, बता दिए ताकि मुझे जरा पता चल जाए कोई आगे पीछे तो नहीं है। मैं दोबारा क्वेश्चन देखें, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज देखा करें जब मैं कहता हूँ क्वेश्चन देखा है, बुक देखा करें। अगर 31 जनवरी में क्रेडिट एक्शन वो शॉर्टेज है, कमी है, लॉस है, तो लॉस के लिए आप हेल्प कीजिएगा प्लीज, फुल कंसंट्रेट। 31 जनवरी 16 सारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई होता जा रहा है, 800 यूनिट्स हैं, कोई मुझे हेल्प करेगा कौन से वाले शॉर्ट हुए होंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में? ये 160, क्योंकि अब स्टॉक में डिफरेंट रेट है, स्टॉक में जो पड़े हैं डिफरेंट रेट वाले हैं, ठीक है, तो 160 से थैंक यू, ब्रैकेट भी लग जाएगी क्योंकि यूनिट्स कम हो रहे हैं लॉस होने से, तो ये बेटा 1,28,000 बन जाएगा। तो 1,28,000 अमाउंट बन गई। बैलेंस में गौर से देखिएगा, 4,200 यूनिट्स बटा रिमेनिंग रह जाएंगे एट द रेट ऑफ 160, और 10,000 एट द रेट ऑफ 140 एज इट इज आ रहे होंगे। 4,200 into 160 is equal to 6,72,000, और 14 लाख रुपीस का स्टॉक एज इट इज पड़ा होगा। यहां तक हमने बना के अब जो 14,400 यूनिट्स थे अकॉर्डिंग टू FIFO, उनकी बेस पे वर्किंग कर ली है। ये बड़ा ऑब्वियसली अगर ड्राइंग्स करते वक्त जब ड्राइंग की होता ना, तो वहां भी अगर एक से ज्यादा यूनिट्स की तरफ हमें जाना पड़ता। बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई हो रहा है बेटा, अगर 800 यूनिट्स लॉस हुए हैं तो 5,000 भी पड़े और 10,000 पड़े, अगर तो एग्जामिनर बता दे कि एग्जैक्टली 10,000 में से लॉस हुआ है या 5,000 में से, फिर तो ओके है, लेकिन अगर वो नहीं बता रहा तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? और आप बेटा अगर डेफिनेटली ड्राइंग्स के वक्त भी एक से ज्यादा रेट्स वाले यूनिट्स पड़े होते हैं यहाँ, तो फिर भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेटा अप्लाई होना था। तो ड्राइंग्स हो, शॉर्टेज हो, सेल्स हो, इन सब की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेटा अप्लाई होना। ये अब इब्राहिम साहब ये बात नहीं है, अगर पीरियोडिक होता तो ड्राइंग्स उसी डेट पे होनी थी जिस डेट पे हैं, सिर्फ इशू ये होता
कि ड्राइंग्स की कॉस्ट जो है वो एंड में कैलकुलेट होती है, वो फिर अभी आगे आ रही है, फिर मैं बताता हूँ। देन बेटा इस क्वेश्चन में एक फिनिशिंग टच रह गया, यहाँ तक मैंने कर ली है, लेकिन वो जो कल मैंने बात की थी, नेक्स्ट हेडिंग देखा जरा, इस टेबल के नीचे अब टेबल कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमें फाइंड आउट ये करना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट हमने निकाली है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि वैल्यू फाइंड आउट करें क्लोजिंग इन्वेंट्री की, विच मींस कि अब हमने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का प्रिंसिपल अप्लाई करके अपनी वैल्यूज फाइनल करनी है। तो इसमें भी एक दफा जरा रिवीजन कर लीजिएगा, सारा सारा रिवाइज कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ इकट्ठे हो जाएगा। जी मुझे बता दीजिएगा काइंडली कंप्लीट है यहाँ तक। अच्छा, इसको इस स्टेप को ना काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, अपने पहले गौर से देखना है। लास्ट पैराग्राफ क्वेश्चन का अपने सामने रखें, लास्ट पैराग्राफ जो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ था, प्लीज सामने जरूर रखना है, सामने रखना है। आप प्लीज बातें सही तरह कंक्लूड करें। अब बेटा ये क्वेश्चन के लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था एडिशनली कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर भी 1200 कुछ डैमेज हैं। तो अब हमारा एक टेबल बनना है और डैमेज और गुड को इसलिए अलग करना है क्योंकि डैमेज गुड्स की एनआरवी और है और गुड यूनिट्स की एनआरवी और है, देयरफॉर कंपैरिजन अब अलग अलग होगा। तो डैमेज यूनिट्स की क्वांटिटी है 1200। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टेबल का एंड देखें, टोटल यूनिट्स 4200 भी पड़े हैं और 10,000 भी पड़े हैं। ऑफ कोर्स अगर वो बताए कि 4200 में से डैमेज हुए या 10,000 में से डैमेज हुए फिर तो हम अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने सिर्फ है क्लोजिंग स्टॉक में कुछ डैमेज है। आपने बताया फिर ये 4200 के सामने कॉस्ट पर यूनिट क्या लिखूं, और एक बार फिर रिकॉल करें, डैमेज होने से कॉस्ट पर यूनिट कम नहीं होगी, वो एनआरवी पर यूनिट कम होगी। ये बताएंगे इसकी कॉस्ट क्या होगी, फिर कहां से अज्यूम करूं। जी वंस अगेन बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। जी बिल्कुल उसी तरह से है। तो इस 4200 का फिर आप देख बचने लगेगा, गौर से देखिएगा जरा। 4200 के सामने 160, बाकी एनआरवी बाद में आपसे लिखवाता हूं। तो क्या 4200 में से ही कुछ गुड यूनिट्स भी हैं, 4200 में भी कुछ गुड यूनिट्स होंगे, फिर 4200 1200 डैमेज हो गए, तो इसमें से कितने रिमेनिंग है 3000 और उसका भी रेट 160। कॉस्ट चेंज नहीं होती डैमेज होने से, और रिमेनिंग 10,000 है वो सारे सारे गुड की होंगे, क्योंकि डैमेज तो फिर 4200 में से हमने सेपरेट कर लिए, लेकिन इस 10,000 के सामने 140 आएगा। बताइए बात यहां तक ठीक है। पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ये चीजें सही तरह देखा करें, ये क्लियर कर लें। यहां तक ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो आप फिर एक सेकंड जरा खुद कंप्लीट कीजिएगा, एक छोटी सी बात और सुन के बात खत्म करें, आपको टेबल खुद से कंप्लीट करेगा फिर। अब डैमेज यूनिट्स के सामने एनआरवी आ जाएगी 120, लास्ट पैराग्राफ 120, और गुड यूनिट्स बेटा चाहे 3000 हो, 160 वाले हो या 140 वाले हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुड यूनिट्स की एनआरवी, गुड यूनिट्स की एनआरवी कितनी होगी, 120 हो गई डैमेज यूनिट्स की, और गुड यूनिट्स चाहे जहां से भी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन गुड यूनिट्स की एनआरवी 200 पर यूनिट है। बेटा प्लीज कैलकुलेटर पकड़े, 4200 था, 1200 अगर डैमेज है तो बेटा बैलेंसिंग फिगर 3000 है। ठीक है, 3000 समझ आ गया। एनआरवी पर यूनिट का ब्रेकअप समझ आ गया सर। अब इसमें से टोटल वैल्यू की तरफ आ जाए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 1200 यूनिट्स डैमेज। कैसे करें जरूर फाइनल करें।
ये जो 1200 यूनिट्स हैं, कंपैरिजन करें लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का, क्या ये 1200 यूनिट्स 120 से मल्टीप्लाई होंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, और क्या ये 3000 यूनिट्स और ये 10,000 यूनिट्स अपनी कॉस्ट से मल्टीप्लाई होंगे? फाइनल करें सर, आप फाइनल कर दे मींस 1200 into 120 लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, 3000 की कॉस्ट लोअर है, एनआरवी ज्यादा है लेकिन कॉस्ट उनकी 160 है, और जो 10,000 यूनिट्स बचे थे वो 140 उनकी कॉस्ट, सिर्फ डैमेज यूनिट्स की एनआरवी कम हो गई है। तो फाइनली वर्किंग सबके सामने आ जाएंगी, आंसर 144,000 और 3000 इंटू 160 से बन जाएगा 480, चेक कीजिएगा रेट साहब, और 10,000 इंटू 140 से आंसर हो जाएगा 14 लाख। फाइनल एक टोटल कर लें यार, तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय यूजिंग कॉस्ट, बाय यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, और इस केस में फिर क्वेश्चन में FIFO मेथड से हमने वर्किंग की है। बहरहाल आई होप कि एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आपको इशू रह नहीं गया है। बाकी डेफिनेटली हमें अभी और प्रोसेस करने की जरूरत है, बाकी चीजें अभी और रिवाइज होके फाइनल होनी चाहिए। यहां तक अब कोई कंफ्यूजन अगर किसी की रह गई है तो जरूर रिस्पॉन्ड करें। जी डियर, नोट करने फिर आंसर। ये काइंडली जब लिख लेंगे तो मुझे बताना जरा प्लीज। जो लोग कर लें आप काइंडली बेटा एक क्योंकि डैमेज यूनिट्स बेटा आउट नहीं हुए, डैमेज यूनिट्स हमारे स्टॉक का पार्ट है, तो उसे टेबल में लिखने की बजाय अभी हमारे पास स्टॉक में पड़े डैमेज यूनिट्स अभी हमारे स्टॉक में मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनकी एनआरवी कम है, इसलिए उनको टेबल में लिखने की बजाय नीचे अब उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। टेबल में तो उनकी कॉस्ट आनी थी, लेकिन उन्होंने मैयर अब होना एनआरवी पे, क्योंकि वो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी के बेस पे अब आना है। लॉस सारा नहीं है, उसमें से अभी भी 144,000 हमें बच जाएगा, नेट लॉस फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके सामने है मेरे भाई, 160 और 120 को गौर से देखें, मेरा ख्याल 120 कम बनता है। आप प्लीज इस तरह ना करें, अभी मैं गौर से बेटा देखा कि नहीं यार, ये क्वेश्चन प्लीज पूछने वाला नहीं है। सर जी हम लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी की बेस पे वर्किंग करेंगे सर। इन्वेंट्री इज ऑलवेज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। तो ये जो फाइनल फिगर्स अब डिटरमिन हुई हैं, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक की फाइनल वैल्यू, जिसमें से डैमेज यूनिट्स एनआरवी पे हैं और बाकी जो गुड यूनिट्स हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव कॉस्ट पे हैं। ये 2072 कैसे निकाल लिया सर आपने? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी की बेटा बात हो रही है, प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लॉस वैसे ही सर कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हम करना चाहें, अगर हम 1200 इंटू 160 करेंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। बेटा 10,000 यूनिट्स तो एज इट इज गुड है ना, लॉस उसमें से हो गया, 4200 में से डैमेज यूनिट्स लेस हो गए, लेकिन क्या बाकी यूनिट्स भी आपके स्टॉक में भी पड़े? तो डैमेज यूनिट्स जो स्टॉक में पड़े हैं वो 3160 वाले भी हैं, लेकिन उनकी एनआरवी ज्यादा है, और 10,000 भी तो स्टॉक में है। हमें फाइंड आउट करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में सिर्फ डैमेज यूनिट्स नहीं, उसमें गुड यूनिट्स भी तो बेटा है ना। ठीक है, क्लियर हो गया?
जी मैं सब अल्लाह का शुक्र है। वहाँ देन बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 58 चाहिए जरा, पेज नंबर 58 पे पहले जरा जाइएगा, आगे जरा एक पहले क्वेश्चन और इस तरह का कर लें, फिर जरा वापस आके पढ़ते हैं जो बाकी चीजें रहती हैं। तो पेज नंबर 58 काइंडली निकालिएगा जरा। अपनी बुक का पेज नंबर 58, जो पेज नीचे लिखे हैं उसमें एक आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन की हेडिंग मिलेगी। पहले जरा उनको वाइंड अप करें जरा। क्वेश्चन नंबर 1 जरा ढूंढिएगा जरा, कंपनी डील्स इन सोलर पैनल के नाम से जो है। मिल गया सबको? मिल गया सर? चलिए सर जी मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिएगा, पेज नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 30th जून 2015। एज ऑन 30th जून 2015 वैल्यू वर्ड है उसी तरह है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। आए फर्स्ट लाइन से पढ़ें, कुछ चीजें हैं जो मेरे साथ फर्दर अभी डिस्कस होनी चाहिए। A company deals in solar panels which are imported from China. Company follows, फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करें, फर्स्ट लाइन के कंपनी फॉलोज। अब यहां से ढूंढा करना फिर हमने क्वेश्चन में कि परपेचुअल है या पीरियोडिक है, तो वंस अगेन परपेचुअल है, टेबल बनेगा एंड यूजेस एंड वैल्यूज इट्स इन्वेंटरी ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए, फिर वेटेड एवरेज मेथड है। इट मींस हर परचेज और परचेज रिटर्न के बाद एक रेट कैलकुलेट होगा। डिटेल ऑफ सेल्स एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 15 आर एज फॉलोज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री 49 मिलियन है ये, कंसिस्टेड ऑफ 2450 सोलर पैनल्स। अब सोलर पैनल्स बेटा खरीद के बेचने हैं, तो सोलर पैनल्स हमारे लिए स्टॉक आइटम हो जाएगी जिसको हमने बेचना है। तो 2450 सोलर पैनल्स हैं और एक सोलर पैनल की फिर उसने हमें सॉरी सोलर पैनल्स की फिर उसने हमें ओपनिंग अमाउंट भी बताई हुई है, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम पर यूनिट निकाल सकते हैं। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज, 30 सितंबर और 31 मार्च पे दो परचेजेस हैं, हमें डेट वाइज अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 4200 और 4350 यूनिट्स हैं ये। अच्छा प्राइस फिर आगे दी हुई है, प्राइस में उसने क्या किया है, बस यही बात थोड़ी सी समझनी, वरना इंशाल्लाह कोई और इशू नहीं है इसमें। आपको शायद याद आए कुछ अर्सा पहले जब फाइनल अकाउंट्स के छोटे से क्वेश्चंस कर रहे थे हम, तो एक मैंने रुपीज इन थाउजेंड्स का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? कुछ 3 जीरो, 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो। तो ये जो फिगर्स लिखी हुई हैं, ये फिगर्स जो लिखी हुई हैं, ये असल में 87494 ट्रिपल जीरो लगा हुआ है, और यहाँ भी ट्रिपल जीरो लगा हुआ है, लेकिन वो बार बार ट्रिपल जीरो लगाने की बजाय इन फिगर्स के साथ उसने कॉमन लिख लिया ऊपर। लेकिन अब ये फिगर जो है 87494 लिखी तो नजर आ रही है, लेकिन रुपीज इन थाउजेंड है। अच्छा ऊपर अगर वापस आएंगे आप, तो अब ये फिगर रुपीज इन थाउजेंड्स में नहीं है 49 मिलियन। तो क्वेश्चन बेटा या तो पूरे जीरोस के साथ होना चाहिए, और या फिर अगर जीरोस नहीं लगाने तो फिर किसी भी फिगर के एंड में 3 जीरो नहीं आने चाहिए। तो मीन्स टू से अब 49 मिलियन है, लेकिन क्योंकि टाइम से हो सकता है 3 जीरो कॉमन लेके, तो हम जब वर्किंग करेंगे रुपीज इन थाउजेंड में हम भी लिखेंगे। रूल इस तरह से बना लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहा हो, हम भी थाउजेंड्स में कर लिया करेंगे, रुपीज में कर रहा हो मीन्स पूरे जीरोस लगा रहा हो तो हम लगा दिया करेंगे। तो अब हम जब थाउजेंड में करेंगे टाइम तो बचता है, लेकिन टाइम बचाते बचाते गलत भी नहीं होना चाहिए। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम भी 49 मिलियन लिखने की बजाय आखिरी 3 जीरो इग्नोर कर देंगे, मीन्स जहां पे वो कॉमन ले रहा है
हाँ तो ठीक है, लेकिन जहां वो कॉमन नहीं ले रहा वहां फिर हम खुद से कॉमन ले लेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियरली समझ आ गई सर? याद आ गया बल्कि शायद कहना चाहिए। नहीं बेटा, उसके बाद आगे पढ़िएगा जरा, फिर वो 1000 की वर्किंग इंशाल्लाह क्वेश्चन में फर्दर में डिस्कस करता हूँ। देन उसके बाद फिर सेल्स लिखी हुई ड्यूरिंग द ईयर, क्वांटिटी सोल्ड है डिफरेंट डेट्स पे। और एक चीज छोटी सी हमेशा याद रखें कि क्वांटिटी सोल्ड अगर है, सेल की क्वांटिटी है, तो आगे सेल प्राइस फिर होगी, और हमें टेबल में फिर सेल प्राइस नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। देन ये भी अमाउंट थाउजेंड्स में है, लेकिन है सेल्स की, सही कह रहा हूं, सेल प्राइस है ये, सेल प्राइस है, सेल के सामने कॉस्ट प्राइस है। चले आगे। देन बेटा 30th, पॉइंट नंबर 5, एक पॉइंट नेक्स्ट आ गया। ऑन 31st May 15, 50 सोलर पैनल्स वर टोटली डैमेज एंड वर रिटर्न ऑफ। अभी कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऐसी आ रही जिसको हमने फिर सीखना है। डैमेज है एंड वर रिटर्न ऑफ का मीनिंग ब्रैकेट में मैंने इस वक्त तो लिखा हुआ है, लेकिन अब याद रखना है यहाँ से ऑनवर्ड्स। राइट ऑफ करने का मतलब होता है बुक से निकाल देना है, मींस एक एंट्री करके इसको बुक्स में से निकाल देना है, और अगर स्टॉक है तो क्रेडिट करके बुक से निकाल देना है। सिंपली राइट ऑफ का मतलब है कि आपने एक लॉस रिकॉर्ड करना है, तो लॉस को जो एंट्री बोले जरा, लॉस डेबिट हो जाएगा, और सोलर पैनल्स अगर है तो सोलर पैनल्स क्रेडिट हो जाएंगे, परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? राइट, राइट ऑफ वर्ड याद रहेगा। तो ये एक लॉस है, किस डेट पे लॉस है? 31 मई पे। इसकी कॉस्ट इंशाल्लाह फिर कैलकुलेट करेंगे रेट की बेस पे। लास्ट, फिर 30th जून आ गया, ईयर एंड हो गया, ईयर एंड पे आ गए। देयर वाज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ सोलर panels as new type of solar panels were introduced in the market. Selling prices are now 18,500 per unit. However, the company has decided to make some modification in its products, which will enable it to sell it for rupees 22,000 per unit. Cost of modification will be 2,500 per unit. अब full concentrate करना है आपने, मेरे चंद क्वेश्चन सुन के उसके आंसर्स देने हैं आपको। ये पैराग्राफ पढ़ के एंड में क्या पता चला है? ये ईयर एंड पे कुछ एनआरवीज की डिस्कशन हो रही है। सर ये पता चला सबको सर? कुछ सेल प्राइसेस की डिस्कशन हो रही है। दोबारा में सब पढ़ लें, ना करें ना करें, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। दोबारा एक सेकंड सुने मेरी बात। सेकंड लाइन में वो कहता है, बल्कि पहली लाइन में वो कहते हैं लास्ट पैराग्राफ की, कि 30 जून 15 में पता चला है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है प्राइसेस में, जिस तरह के सोलर पैनल हमारे पास है, लेकिन नए पैनल्स आने की वजह से हमारे प्राइसेस की अब मार्केट प्राइस डाउन हो रही है, डिक्लाइन इन द प्राइसेस। इनकी प्राइस अब है 18,500, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है, द कंपनी हैज डिसाइडेड, हमने ये डिसाइड किया है कि हम मॉडिफिकेशन करके अपनी प्रोडक्ट्स में फिर इनको जब बेचेंगे तो इंशाल्लाह 22,000 पर यूनिट पे इन्हें बेच देंगे, लेकिन बेचने के लिए हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, और मॉडिफाई करते हुए हमें 2500 का एक्सपेंस करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन के लिए 2500 पर यूनिट का हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा। इसको बेटा कहेंगे करंट सेलिंग प्राइस। ये जो 18,000 पर यूनिट है ना, ये तो इस वक्त की सेलिंग प्राइस है नाउ। लेकिन क्या हमारा प्लान 18,500 पे बेचने का है, या आपके ख्याल में डेटा पढ़ के हमारा प्लान 22,000 पर यूनिट पे बेचने का है आफ्टर अ मॉडिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 25 पर यूनिट? बताएं, 22,000 पे बेचना चाह रहे हैं या 18,500 पे बेचना चाह रहे हैं?
जी आगे सुने, ठीक है ठीक है, सही है सही है, सही आइडिया हो गया आप लोगों को। लेकिन एक बात आप फाइनल सुने, असल में 18,500 है करंट सेलिंग प्राइस और 22,000 है फ्यूचर सेलिंग प्राइस। लेकिन क्या ये फ्यूचर की सेल प्राइस अगर हमने हासिल करनी है तो क्या इस प्राइस को लेने के लिए हमें 2500 के एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे? तो एक मिनट में कैलकुलेटर उठाइएगा। 22,000 माइनस 2500, क्या 19,000 फिर फाइनली एनआरवी पर यूनिट है? सबको ये बात क्लियर हो गई यहाँ कि नाउ एनआरवी पर यूनिट इज 19,500। एनआरवी की वर्किंग में एक छोटी सी चीज बेटा रिवाइज करिएगा, एनआरवी की वर्किंग में फ्यूचर सेल प्राइस हमेशा लेनी है अगर वो अवेलेबल है, अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर करंट प्राइस लेनी है, और करंट प्राइसेस भी अगर एक से ज्यादा हो तो फिर उसमें से लेटेस्ट प्राइस लेनी है। लेकिन इस केस में क्योंकि हमें फ्यूचर सेल प्राइस मिल गई है और फ्यूचर के सेलिंग एक्सपेंसेस भी मिल गए हैं, बेचने के खर्चे भी मिल गए हैं, तो हमें देयरफॉर फ्यूचर प्राइस को प्रेफर करके अपनी वर्किंग करनी है। तो फाइनली 19,500 में अगर किसी की कंफ्यूजन है बस वो पूछ ले, बाकी सब लोगों ने बता दिया है कि मेरे ख्याल बात समझ आ गई है। तो एक बार मेरा आप रजिस्टर खोल लीजिएगा, अभी सॉल्व करते हैं इसे, जस्ट एक मिनट में शुरू करता हूँ। जी अना साहब किस बुक में से? बेटा प्लीज खुद सोचें, क्या सेल प्राइस में एक्सपेंसेस ऐड हो सकते हैं? क्या करंट सेल प्राइस में एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे? जी अनस को किस किस बुक में फिगर सर परचेज की डिफरेंट है, रिगार्डिंग बताइए। बेटा मेरे पास भी वही किताब है सर, तो देख लेते हैं सर, जो है बस वही लिख लीजिएगा, अगर ये डिफरेंट है तो यही लिख लेते हैं। जो फिगर्स नजर आ रही है वही लिख लेंगे सर। जी डी शुरू कीजिएगा सर, हेडिंग लिखें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री और टेबल बनाएं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग परपेचुअल, फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से करना बाय यूजिंग परपेचुअल वेटेड एवरेज। अब उसमें सबसे पहले वही टेबल बनाए, स्पीड अप हो जाएगा। डेट, परचेजेस या रिसीट्स, अब इसमें बेटा मैक्सिमम रिपीट होना चीज़ है ना, जहां चंद एक डिफरेंसेस हैं वो यकीनन मैं डिस्कस करूंगा, बाकी आपने प्लीज कोशिश करनी है कि मेरे साथ साथ अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ते जाएं। सेल्स इशुएंसेस एंड फाइनली क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अमाउंट के लिए जरा स्पेस ज्यादा रख लिएगा।
जब भी कभी क्वेश्चन थाउजेंड्स में करें तो एक दफा आपने भी अपने आंसर में कहीं स्टार्ट में रुपीज इन थाउजेंड्स करना है, और अब जहां जहां कुछ क्वेश्चन में थाउजेंड है वो एज इट इज यूज करेंगे, और जहां थाउजेंड्स में नहीं है वहां फिर हम थाउजेंड्स में खुद कन्वर्ट करेंगे। ओ बेटा प्लीज क्वेश्चन पूछ लें, अब इसमें मतलब क्या एक ही चीज आप रिपीट करें कि आई हैव अ क्वेश्चन, उसको पूछ के खत्म करें, जो सवाल है वो पूछें। जी मेडियर इकट्ठे हो जाए सर, स्टार्टिंग पॉइंट। सर जी जहां मैंने लिखा टेबल के ऊपर, बेटा क्यों ऐड होना है सबके, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसका आंसर दिया है। 18,500 सेल प्राइस है, तो क्या सेल प्राइस में एक्सपेंसेस ऐड हो सकते हैं? 2500 एक्सपेंसेस हैं मॉडिफिकेशन के। एनआरबी की वर्किंग में एनआरबी का फॉर्मूला क्या है? सेल प्राइस में से एक्सपेंसेस लेस होते हैं, लेकिन 18,500 रेलिवेंट ही नहीं है। प्लीज लुक एट द क्वेश्चन, हम 18,500 पे बेचना ही नहीं चाह रहे, 22,000 पे बेचना है मैनेजमेंट ने, लेकिन 22,000 पे अगर बेचना है 2500 का एक्सपेंस होना है, तो 2500 एक्सपेंस है और 22,000 आपकी इनकम है, इसमें से नेट होना है इसने, ये एड अप में कैसे हो सकते हैं इनकम और एक्सपेंसेस? और वैसे भी 18,000 का रेलिवेंट ही नहीं है, उस पर हमने बेचना ही नहीं है। जी डन, कंसंट्रेट कीजिएगा। एक छोटा सा इसमें इस सवाल में एक इशू दूसरा है जो पिछले सवालों में नहीं था। इस क्वेश्चन में स्टार्ट तो करने जरा, ओपनिंग बैलेंस से शुरू करें। फर्स्ट जुलाई 14, अमाउंट क्वांटिटी सॉरी है 2450, एंड अमाउंट इज अब 49,000 लिखेंगे हम, बाकी 3 जीरो तो उसके साथ थे वो ऊपर कॉमन हो गए हैं। कैलकुलेट करें व्हाट शुड बी द रेट पर यूनिट। अगर 49,000 डिवाइड बाय 2450, ये ऑटोमेटिकली बेटा रेट भी जो है ना ये थाउजेंड्स में ही आएगा, और वो सब कुछ अब बाकी हमें करने की कुछ जरूरत नहीं। 20,000 भी बस 20 रह जाएगा, तो जितने रुपीज है वो सब थाउजेंड्स में है, यूनिट्स थाउजेंड में नहीं लिख रहे, रुपीज थाउजेंड्स में है। तो रेट है या अमाउंट है रुपीज में, जहां जहां रेट भी रुपीज में है और अमाउंट भी रुपीज में है, ये सब कुछ थाउजेंड्स में ऑटोमेटिकली अब कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद बस अब आपने थाउजेंड्स में ही आगे रखना है, ठीक है? आगे आपने जितना भी है वो थाउजेंड में रखना है, ठीक। ये डेट इकट्ठे हैं सारे यहाँ तक? देन बेटा पहले एक मिनट क्वेश्चन जरा देखिएगा। अभी हम जो पिछला क्वेश्चन करते ना उसमें परचेजेस और डेट्स, परचेजेस और सेल्स एक सीक्वेंस में दी हुई थी, लेकिन यहाँ उसने परचेजेस की अलग इंफॉर्मेशन दे दी है, सेल्स की अलग दे दी है, लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब ये टेबल बनाया जाता है तो इसकी स्टोरी ही बेटा ये है कि आपने फिर डेट वाइज वर्किंग करनी है। मतलब मेरी इस बात का ये है कि अब आपने सारा क्वेश्चन टेबल के साथ सारा पढ़ना है और ये बताना है डेट वाइज। 1 जुलाई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब पहले परचेज हो रही है या सेल हो रही है, और टेबल ध्यान से देखें। और फिर नीचे ना एक डैमी यूनिट्स भी है 31 मई, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या है, मई में बनता है शायद। अब मुझे नेक्स्ट डेट बताएं कौन सी होनी चाहिए, सेल डेट पहले आ रही है या परचेज डेट आ रही है? 31 जुलाई लिखा हुआ है सेल डेट, और 30 सितंबर लिखा हुआ परचेज डेट। तो पहले हम सेल डे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस बनता है। तो अगर क्वेश्चन का डाटा सीक्वेंस में नहीं है तो आपने बेटा फिर उसे खुद सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। तो एक मिनट मुझे करने दें प्लीज। 31 जुलाई 14, कितने यूनिट सेल हुए? 2100। देखें बेटा, उसके सामने वाली अमाउंट इस टेबल में नहीं आनी, हमने कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो बैलेंस में कितने यूनिट्स पड़े थे पहले सेल होने से पहले? 2450 इस रेट वाले थे, उसी में से 20 बिक सकते हैं, तो 42,000 हो जाएगा ये। और स्टॉक में बैलेंस में 350 यूनिट्स अभी भी होने चाहिए। 2450 माइनस 220 उनका रेट वही हुआ 220, और 7,000 इन थाउजेंड हमारा आंसर आ जाएगा। पहले रिस्पॉन्ड कर दें, साथ साथ आते रहे, वंस अगेन रिपीट, कंफ्यूजन है तो बता दें, अगर नहीं है फिर नोट करें।
एक दफा दोबारा काइंडली मेंशन कर लें कि ये जो अमाउंट का कॉलम है सेल्स में, ये कॉस्ट ऑफ सेल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बेटा अभी अमाउंट्स ऑटोमेटिकली थाउजेंड्स में है, प्लीज अब ये जो रेट है वो ऑलरेडी थाउजेंड्स में हो गया हुआ है, तो अब बेटा अगर 20 मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो ऑटोमेटिकली अब थाउजेंड्स में आंसर आएंगे। तो हमने रेट ऑलरेडी राउंड ऑफ कर लिया हुआ है। अब जब हम राउंडेड फिगर्स को लेकर बेटा आगे चलेंगे तो ऑलरेडी थाउजेंड्स में अब है। बेटा हसन काइंडली प्लीज पिछला भी कुछ रिकॉल करें, इस टेबल का मकसद सेल सामने लिखना नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल सामने लिखना है। आप जो बता रहे हैं प्लीज खुद सोचें वो सेल प्राइस है, और जब चीजें पुरानी रिपीट हो रही हो माय डियर हसन, दिस इज नॉट द वे देन कि आप इस तरह ये क्वेश्चन पूछें कि जैसे ये बात पहली दफा हो रही हो। एक ही बात शायद हो रही है और बार बार प्लीज रिपीट हो रही है। हमें इस टेबल में सेल नहीं लिखनी, इस टेबल में ये देखना है कि यूनिट्स जब बिके हैं तो किस रेट वाले थे, ताकि यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल आए और सेल से कंपेयर होकर फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया जाए अगर जरूरत पड़े, एग्जामिनर पूछे हमसे। जी डियर एक काम और करवा दो जरा, फिर मेरा ख्याल उसके बाद फिर आप चलना पड़ेंगे प्लीज। मेरा ख्याल है इसके बाद है फिर 30 सितंबर की डेट आएगी। सितंबर 14। अब इस डेट पे परचेज हो रही है 4200, थाउजेंड्स में अमाउंट लिखेंगे एज इट इज, डाटा पहले थाउजेंड्स में है, उसके ऊपर 3 जीरो लिखे हुए एग्जामिनर ने, तो यहाँ से थाउजेंड्स में ही रेट निकालें। बेटा अगर बेच रहे हैं तो सेल रेट से मतलब है, और अगर खरीद रहे हैं तो परचेज रेट है, और अगर बेच रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल रेट है सेल के कॉलम में। अब रेट अगर राउंड ऑफ करना पड़े तो राउंडिंग ऑफ के लिए वही रूल बनाए जो पहले हमने बनाया हुआ है, पॉइंट्स के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट्स में जाके राउंड ऑफ कर लें, तो रुपीज इन थाउजेंड्स में, बाकी सब आप भूल जाए, रुपीज इन थाउजेंड्स बस जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो करते रहेंगे, नथिंग एल्स विल चेंज। अब बेटा अगर फाइफो होता तो हम अलग-अलग यूनिट्स को लिखते, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन अब वेटेड एवरेज से हो रहा है इसलिए अब क्या करें, रिवाइज करें। आफ्टर एवरी परचेज एंड आफ्टर एवरी परचेज रिटर्न अगर हो तो अब आपने रिवाइज रेट कैलकुलेट करना है। कैसे? 7000 यूनिट से इस परचेज से पहले रिवाइज जो कर रहे थे प्लस 4200 डिवाइडेड 350 पहले यूनिट से, 4200 यूनिट्स और बीच में ऐड हुए, टोटल ऑफ कोर्स हो गए, सॉल्व करते रहे। 4550 चेक करें, 350 प्लस 4200 उनका एवरेज रेट काइंडली फाइनल करके बताएं, फाइनल बताइएगा। आप लोग उसी तरह वर्किंग करें जिससे मैंने आपसे कहा था, बेहतर ये पेज छोड़ दें, नेक्स्ट पेज पे कर लें। करें करें वर्किंग्स लिख के करें, विदाउट वर्किंग्स ना करें। एट 7494 ही है सर, अल्लाह का शुक्र है सर। 7000 इंटू 8487 सॉरी 87494, ठीक है आप सॉल्व करें, अमाउंट्स लें और यूनिट से डिवाइड करें, 87494, राउंडेड रेट को बता सके फाइनल 2077 आई थिंक हो जाएगा फाइनल। तो फाइनली इसका आंसर आई थिंक बन जाएगा 94। अब अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंस रह जाए वो जस्ट रेट राउंड ऑफ करने की वजह से, तो मेन चीजों पर फोकस करके वाइंड अप कर दें। 94 राउंड ऑफ कर लें सभी। अब 0.5 है, आपको होपफुली राउंड ऑफ बताया होगा। ये बट सर अगर 3.5 आ रहा हो तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं? 4 लिखेंगे या 3 लिखेंगे? और 3 भी लिखा जा सकता है, 4 लिख लेते हैं, ये 4 लिखना सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारा आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने रेट पूरा लिया है, आपने पूरा रेट लिया है, हमने राउंडेड लिया है, इसलिए हमारा एंड में तकरीबन 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो जस्ट राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। ये बात अब प्लीज यहाँ खत्म कर दें, आगे बढ़े, ठीक है उमर? जो चीजें सेटल होती जाएं उन पे बार बार सेम चीजों पे बहस करके कोई फायदा नहीं है।
जी बेटा आपने गलत दी है, सही राउंडिंग अप करने सीखें, 20.77 करके सबके साथ इकट्ठे हों। सर जी परचेजेस का रेट सवाल में दिया हुआ है, परचेजेस का रेट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट हुआ है, अमाउंट और क्वांटिटी दी हुई है, और बैलेंस में एवरी रेट ओपनिंग बैलेंस के साथ कैलकुलेट होता है। बेटा प्लीज एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, ये हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जिस तरह क्लास में पढ़े एग्जाम में ऐसे ही पढ़ करना है। मतलब ये बेटा क्या बात है कि इस वक्त हम कुछ और कर रहे हैं और एग्जाम में हम कुछ और करेंगे। बेटा जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में इंशाल्लाह एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं फिलहाल के पेपर देना है। जी मैडिया उसके बाद आगे चले, देन उसके बाद डेट डेट बताए सारे, ठीक है बेटा कोई नहीं, ओके। देन मेरा प्लीज ढूंढने पूरा डेटा देखें, फाइनल बताएं व्हाट शुड बी द रेट, व्हाट शुड बी सॉरी डेट। इसके बाद अगर गौर से देखें तो परचेज नेक्स्ट नहीं आ रही, परचेज बाद में, पहले नीचे टेबल में जाएंगे तो 10 अक्टूबर की सेल रिकॉर्ड करें, अब ये खुद से वाइंड अप करें, स्पीड अप करें। 2050 उसका रेट भी आएगा 20.77, तो 2050 इंटू बेटा 20.77, 2050 इंटू कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट हो रही है, प्लीज बैलेंस का रेट आएगा, तो ये आंसर बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 42579। फाइनल करें सर, फाइनल करें। 4550 माइनस 2050, प्लीज अब रेट भी मेरी तरह ही राउंड ऑफ करें यार, अगर मेरा राउंड गलत है तो मेरा सही करवा दें, और अगर आपकी राउंडिंग ऑफ सही नहीं है तो काइंडली उसको सही करें, और प्लीज डिफरेंट आंसर्स की तरफ ना जाएं। नहीं बिलाल आप पूरा लिखें, रेट अमाउंट राउंड ऑफ ना करें, पूरा लिखें जो कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है, चाहे अगले 3 सफे यूज हो जाए। ठीक है बिलाल, आपने 1 रुपया भी कैलकुलेटर पे राउंड ऑफ नहीं करना, मेरा भाई लगे रहे, पूरा करके दिखाना है, एग्जाम में चाहे एक सवाल कंप्लीट ना हो लेकिन राउंड ऑफ नहीं करना। ठीक है बिलाल। तो आप बेटा कहते रहिएगा, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक और सवाल आज करना है। जी 51 फाइनली 51 9 to 5। ये ठीक है मेरा फिगर्स। अगर मेरे से फिगर्स आपकी मैच नहीं हो रही, शिराज साहब अपनी फिगर्स कैलकुलेट करें। तो वंस अगेन प्लीज फाइनल एक दफा रिवीजन जोन में, सेल रेट नहीं लेना, कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट हो रही है इस अमाउंट के कॉलम में। आगे बढ़े, नेक्स्ट बेटा फिर गौर से देखिएगा, 31 मार्च पे परचेज है, लेकिन फिर नीचे अगर देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि 28 फरवरी पहले आते हैं मार्च से, और देयरफॉर अब आप एक बार फिर सेल रिकॉर्ड करेंगे। देख लें सेल आ रही है या परचेज आ रही है। ठीक है आगे चले, खुद से लिखने की कोशिश करें। आई थिंक 2300 यूनिट्स अब सेल है इस डेट पे, और रेट वही दोबारा क्यों आएगा, क्योंकि बैलेंस में वही रेट है, तो 2300 इंटू 20.77, तो 47771। क्लोजिंग बैलेंस की तरफ आए, क्लोजिंग में 200 यूनिट्स रह जाएंगे एट द रेट ऑफ सेम 20.77। रेट कब चेंज होता है वेटेड एवरेज में, आफ्टर एवरी परचेज एंड परचेज रिटर्न इफ एनी, तो 200 इंटू 20.77 is equal to 4154। देन बेटा अगर आगे चले और कटे सारे,
कंप्लीट है प्लीज। देन माय डियर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो फिर 31 मार्च डेट है। अच्छा नीचे ना टेबल के नीचे सेल वाले टेबल में एक सेल के टेबल से नीचे ना एक लॉस भी है, लेकिन उसकी डेट है 31 मई। तो ऑफ कोर्स उसको भी फिर कंसिडर रखना जेन में, उसको भी अरेंज करना है। बाकी जो लास्ट पैराग्राफ वो तो 30 जून वाला वो तो ईयर एंड पे ही है। तो 31 मार्च 15 आए वर्किंग करवाएं। परचेज है शायद 4350, इसके सामने परचेज अमाउंट दी हुई है 97440 और यहां से पर यूनिट निकालने करनी खुद से 97440 डिवाइडेड बाय 4350 तो 22.4 बन जाएगा ये। तो हमें परचेज की क्वांटिटी और अमाउंट प्राइस दी हुई है और हम फिर रेट निकाल सकते हैं 22.4। अब हम बैलेंस के कॉलम में फाइनल करें सही, फिर परचेज हो गई है, देयरफॉर एक वेटेड एवरेज रेट दोबारा कैलकुलेट करें, लिख के किया करें। इस परचेज से पहले बैलेंस था 4154, परचेज की अमाउंट है 97440 और पहले क्वांटिटी पड़ी थी 200, फर्दर परचेज हुई है 4350। कंफर्टेबल है रेट की स्टोरी से सर? रेट अब कैलकुलेट करना फाइनल हो गया सर। तो राउंड ऑफ करके फाइनली बेटा ये रेट आपका बनेगा 22.33। राउंडिंग ऑफ भी फाइनल करें तो अमाउंट बन जाएगी फाइनली 4550। इसमें भी अगर आप राउंडेड रेट लेंगे T3 वाला और या कैलकुलेटर वाला लेंगे तो थोड़ा सा बेटा डिफरेंस जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ की वजह से रह जाता है। दैट इज नॉट एट ऑल इन इशू इन एग्जाम। आपने प्लीज फिगर्स राउंड ऑफ करनी है, अप्रोक्सीमेटली 602 बन जाएगा ये। सब इकट्ठे हो प्लीज। ये क्लियर है सारा? नेक्स्ट एक सेल आ रही है, फिर डैमेज यूनिट्स बाद में, लॉस वाले जो रिटर्न ऑफ है वो बाद में है। 15 मई पे एक फिर सेल आ रही है, करें फाइनल उसको जरा। 15 मई वाले दिन अब एक सेल आएगी, नीचे चेक करें जरा, खुद से लिखें। अगर यहाँ पे मैडम इसमें फिगर्स मैच हैं तो लॉस रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड कर लें फिर बाद में बताइएगा।
जी डी लॉस की रिकॉर्डिंग की है सर 50 यूनिट्स लॉस है। रेट बताएं कौन सा लिए, रेट 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 जी वही रेट है जो बैलेंस का रेट था, क्योंकि जब यूनिट्स लॉस्ट हुए तो 22.33 पे यूनिट्स पड़े थे। देयरफॉर ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। देयरफॉर बेटा 50 इंटू 22.33 हमारा आंसर आ जाएगा 1117 कर लें, और फाइनली आंसर बैलेंसिंग फिगर पे आ जाए। यूनिट्स अब रह जाएंगे 2260 आई थिंक, सॉरी 2240 एट द सेम रेट। डिवाइस कब होता है, बार बार ध्यान में लें, जब परचेज और परचेज रिटर्न होती है वेटेड एवरेज, तो 22.33 इज इक्वल टू फाइनली आई थिंक 50019। ठीक है बेटा, क्लियर है उस्मान? ठीक है, आपकी मर्जी वैसे भी करना है किसी जगह। जी डियर, कोई इशू तो नहीं यहाँ तक? बस सॉरी, आप बात में खत्म करता हूँ बस फाइनली, लेकिन अगर यहाँ तक कोई इशू है, बात अभी कंप्लीट नहीं हो सकी है, लास्ट पैराग्राफ जो क्वेश्चन का रह गया है वो मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं माय डियर रह गया? अच्छा बेटा, अभी नया क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बातें भी शायद कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, तो आप इस तरह करें। जी बेटा, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोगों का जी कुछ लोगों की क्लास होती है, आप लोगों की क्लास अगली कितने पे होती है? तो समटाइम वो 3:30 पे भी मेरा ख्याल है कुछ लोगों की क्लास होती होगी है, तो मैं इसलिए चले कोई नहीं, हाँ ठीक है, कल इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा टाइम बढ़ा लेंगे। जी ठीक है, कोई नहीं, पता इंशाल्लाह कल कर लेंगे साहब, उसकी इसका इशू नहीं है। कुछ लोगों का बड़ा इशू है इकोनॉमिक्स वगैरह की क्लास उनकी कहीं कोई और वगैरह भी होगी, तो मैं इसलिए वो सब लोग क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं उनके पास, कोई नहीं, इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने पिछले कुछ दिनों में इन्वेंट्री के एंगल से पढ़ा है, ये काइंडली जरा कल रिवाइज करना है, ये कल काइंडली रिवाइज करके आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके मैक्सिमम चीजें हो गई हैं, बाकी इंशाल्लाह फिनिशिंग टचेस एक आध दिन में देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।